अब चलिए स्टूडेंट्स हम डायमेंशंस का फोर्थ एप्लीकेशन समझते हैं जिसका नाम है टू रिलेट अ नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विद ईच अदर। मतलब यहां हम डायमेंशंस की हेल्प से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को एक दूसरे से रिलेट करके एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जनरेट करेंगे और इसको हम समझेंगे किससे, एक प्रॉब्लम की हेल्प से। मान लीजिए कि एक सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है दैट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉब स्मॉल m, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग स्मॉल l एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट स्मॉल g। तो हमें टाइम पीरियड के लिए एक एक्सप्रेशन जनरेट करना है। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है और उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखो सिंपल पेंडुलम क्या है कि अगर हम एक l लेंथ की स्ट्रिंग लें और उसके एक एंड से एक बहुत ही हैवी स्फेरिकल मास बांधें, तो ये जो स्फेरिकल मास है इसको हम कहते हैं बॉब, और इस l लेंथ की स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है उसको एक फिक्स्ड सपोर्ट से बांध दें, तो ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है सिंपल पेंडुलम। ध्यान रहे कि स्ट्रिंग हमारी कैसी होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल, मतलब बॉब को लटकाने पर उसकी लेंथ में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो जहां ये बॉब रेस्ट में रुका हुआ है अभी, उस पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन। और अगर मैं मीन पोजीशन से एक साइड इस बॉब को ले जा करके और यहां पर फिर इसको रिलीज कर दूं पॉइंट ए से, तो ये बॉब वापस लौटेगा मीन पोजीशन पर, लेकिन अब ये यहां पर रुकेगा नहीं, ये जाएगा कहां, दूसरी तरफ, और फिर दूसरी तरफ जाकर के फाइनली एक पॉइंट पर वो रुक जाएगा, फिर ये वापस कहां लौटेगा, मीन पोजीशन पर। तो इसी तरह से ये जो बॉब है वो एक टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा। तो मीन पोजीशन से जैसे हम इसको ए पर लेकर गए, ए से फिर ये वापस लौटा, तो ये हो जाएगा इसका हाफ रिवॉल्यूशन, फिर ये इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/4 ऑसिलेशन, और जैसे ही ये दोबारा से मीन पोजीशन पर लौटेगा दैट विल कंप्लीट्स 1 ऑसिलेशन। तो 1 ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि मीन पोजीशन ओ से पहले कहां जाए, ए पर, ए से फिर वापस लौटे ओ पर, और ओ से फिर कहां जाए, बी पर, और बी से जैसे ही वो दोबारा ओ पर लौटेगा दैट विल कंप्लीट्स 1 ऑसिलेशन, और बी ये वाली पोजीशन है। और इस एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ये जो टाइम पीरियड है एक ऑसिलेशन का टाइम, वो बॉब के मास पर डिपेंड कर रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, और जहां ये सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है उस जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो इस एप्लीकेशन को प्रोसीड करते हुए आप सबसे पहला सवाल अपने आप से ये पूछोगे कि डिपेंड कौन करता है, तो आपको जवाब मिलेगा कि डिपेंड करता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। उसको तो आप कहां लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड पर, और जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज पर वो डिपेंड करता है उनको लिखोगे आप राइट हैंड साइड पर। बॉब के मास पर डिपेंड करता है, स्ट्रिंग की लेंथ पर डिपेंड करता है, और वहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पर डिपेंड करता है। और जो पहली फिजिकल क्वांटिटी है उसकी पावर मान लोगे आप ए, दूसरे की मान लोगे बी, और तीसरे की मान लोगे सी, और इन दोनों का आप सेपरेट कर दोगे बाय द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कि टी प्रोपोर्शनल है m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। दूसरे स्टेप में आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करोगे, और इस कांस्टेंट की क्वालिटी क्या है कि ये एक यूनिट लेस और डायमेंशन लेस एक कांस्टेंट होगा। मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है मगर इसकी ना तो कोई यूनिट होगी ना कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तीसरे स्टेप में इस इक्वेशन के अंदर जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में चाहे राइट हैंड साइड में, सभी के आप डायमेंशनल फॉर्मूला डालोगे। तो अगर आपको इन सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, अदरवाइज आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहिए। तो जैसे ही मैं इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला डालूंगा तो टाइम का क्या होता है, t इज इक्वल्स टू क्या, k का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। दूसरी तरफ मास है, मास की पावर क्या आ जाएगी, a। दूसरा है स्ट्रिंग की लेंथ, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला l, उसकी पावर b। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या कोई सा भी एक्सेलरेशन, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-2, उसकी पावर आ गई c। अब इस तरफ अगर मैं देखूं तो टाइम के अलावा मास और लेंथ तो यहां पर है ही नहीं, तो मैं दोनों की पावर 0 मान सकता हूं। और यहां पर मैं क्या करूंगा, मास का, लेंथ का और टाइम का एक सिंगल टर्म बनाऊंगा। तो मास तो एक ही जगह आ रहा है तो मास की पावर a, l की पावर यहां से तो आएगी b, और यहां से आएगी l की पावर c, क्योंकि जब पावर की पावर होती है तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, और जब बेस सेम होते हैं तो पावर हो जाती है ऐड। तो l की पावर क्या आ गई, b प्लस c, और t की पावर आ रही है -2c। अब अगर ये दोनों ही टर्म्स एक दूसरे के बराबर है तो ये बराबर तभी हो सकते हैं जब इनके बेस के साथ साथ उनके एक्सपोनेंट भी सेम हो।
फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं अगर लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x, तो ये दोनों टर्म तभी तो बराबर हो सकते हैं जब बेस सेम होने के साथ साथ इनकी पावर भी सेम हो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यहां से आप देखो m की पावर कितनी है a, यहां पर m की कोई पावर है ही नहीं, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 0। फिर जैसे ही आप इस तीसरे वाले टर्म का कंपैरिजन करोगे तो t की पावर कितनी है -2c, तो -2c इक्वल आ जाएगा 1 के, यहां से c की वैल्यू कितनी आएगी -1/2। यहां लेंथ की पावर 0 है और यहां लेंथ की पावर है b + c, तो b + c किसके इक्वल आ जाएगा फिर से 0 के, और यहां से अगर आप b निकालोगे तो b किसके इक्वल आ जाएगा -c के, और माइनस ऑफ -1/2 का मतलब होगा प्लस का 1/2। और इस एप्लीकेशन में जो हमारा मेन काम है वो a, b और c की वैल्यू ही निकालना है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है वो इन फिजिकल क्वांटिटीज पर किस तरह से डिपेंड करता है वो पावर ही डिसाइड करेंगी। तो हम इस पूरे प्रोसीजर को सॉल्व करके a, b, c की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको सेकंड लाइन में ले जाकर के रख देंगे यहाँ। तो आप क्या देखोगे t किसके इक्वल आ जाएगा k, m की पावर क्या आ रही है 0, l की पावर b का मतलब 1/2 और g की पावर c का मतलब -1/2। फिर आपको ये करना है कि जहां कहीं भी आपको नेगेटिव पावर दिख रही है उसको आप पॉजिटिव कर लो। वो कैसे होगी, k को एज इट इज रख दो, m की पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगी, और l/g की होल पावर कितनी बनेगी 1/2। ये g की पावर -1/2 नीचे जाकर g की पावर 1/2 हो जाएगी, और फिर दोनों की कॉमन पावर आप हाफ लिख सकते हो। और इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं k √में l/g, क्योंकि जो हाफ पावर होती है उसका मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट। अब डायमेंशंस के इस एप्लीकेशन का डिसएडवांटेज क्या है कि यहां से इस k की वैल्यू नहीं निकल सकती। वो आपको कैसे मिलेगी, एक्सपेरिमेंट से। तो अगर आपको ये पता है कि फाइनल रिजल्ट में इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या रखी जाएगी तो आप वो यहां पर रख दो, अदरवाइज आप इसको यहां भी छोड़ सकते हो। मुझे पता है कि यहां पर जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी 2π, तो आप फाइनल एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हो, t = 2π √में l/g। तो स्टूडेंट्स अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि डायमेंशंस की हेल्प से हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। भले ही डायमेंशंस की हेल्प से हमने कई सारे काम कर लिए कि हमने ये सीख लिया कि अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालें, हमने ये सीख लिया कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट करें, हमने ये भी डायमेंशंस की हेल्प से सीखा है कि किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी किस तरह से चेक कर सकते हैं। इसके बावजूद ये जो डायमेंशंस और उसके एप्लीकेशंस हैं उनके कुछ लिमिटेशंस हैं, और अगर आप जानना चाहते हो कि वो लिमिटेशंस क्या हैं आप इस वीडियो पर क्लिक करके समझ सकते हो। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर इस वीडियो में कुछ ना समझ में आया हो तो अपना सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।